दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, दोनों ही एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। तो देखिए, जब भी आप एटीएम में कैश विड्रॉल करने जाते हैं तो वहां पर आपको दो तरीके के ऑप्शन नज़र आते हैं। या तो आपको सेविंग अकाउंट चूज़ करना होता है या फिर आपको करंट अकाउंट चूज़ करना होता है। तो जनरली आप सेविंग अकाउंट को ही चूज़ करते हैं, बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये ज़रूर आता होगा कि ये करंट अकाउंट क्या होता है और ये सेविंग से कैसे डिफरेंट होता है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं कुछ बेसिक आपको कंसेप्ट क्लैरिटी करने की कोशिश करूंगा, जहां पे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है और आपको करंट अकाउंट किस किस सिचुएशन के अंदर ओपन करवाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो देखिए दोस्तों, सेविंग अकाउंट के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो 3% से लेकर 5% के बीच में मिलता है। और ये जो सेविंग अकाउंट होते हैं ये रेगुलर सेविंग अकाउंट हो सकता है, सैलरी सेविंग अकाउंट हो सकता है, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। इसी तरीके से कुछ स्पेसिफिक सेविंग अकाउंट भी होते हैं जो कि स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए खोले जाते हैं। जैसे अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, माइनर हैं, मीन्स आपकी एज जो 18 ईयर से कम है, या फिर आप वुमेन है। वहीं अगर मैं बात करूं करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट में किसी भी तरीके का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है। आप बोल सकते हैं कि आपको जो है इंटरेस्ट यहाँ पर मिलता है वो 0% मिलता है। तो आप कितना भी पैसा इसके अंदर रखें, आपको किसी भी तरीके की इंटरेस्ट की इनकम यहाँ नहीं होती है। बट एक बात मैं यहाँ आपको बताता चलूँ, अगर आप करंट अकाउंट के ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को अर्न करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप ऑटो स्वीप फैसिलिटी या आप बोल सकते हैं लिंकिंग एफडी फैसिलिटी, ये दोनों ही फैसिलिटी आप जो है ले सकते हैं, अपने बैंक में बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको इवन करंट अकाउंट भी होगा तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट की इनकम ज़रूर हो जाएगी। इवन वहाँ पे आपको एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तक ऑफर हो जाता है। तो वो दोनों ही वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाएं और देख लें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं पर्पस का। तो जैसे कि आप सेविंग अकाउंट को जानते हैं, इसका नाम ही है सेविंग अकाउंट, मीन्स एक ऐसा अकाउंट जहां पर आप अपनी सेविंग्स को रखते हैं अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को मीट करने के लिए। तो सेविंग अकाउंट के अंदर दोस्तों कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट की इनकम हो जाती है। उस इंटरेस्ट की इनकम के हिसाब से अपने कुछ गोल आप सेट कर लेते हैं। वो गोल आपके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकते हैं। वहीं अगर मैं करंट अकाउंट की बात करूं, तो जो करंट अकाउंट होता है वो बेसिकली बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए ओपन करवाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको फैसिलिटी दे दी जाती है। जब आपको डेली या फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन करने होते हैं, रेगुलर ट्रांजैक्शन करने होते हैं, तो करंट अकाउंट आपको बहुत काम में रहता है। तो आगे कुछ और हम पॉइंट जब डिस्कस करेंगे तो आपको और ज़्यादा इसमें क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सूटेबिलिटी की। तो जो सेविंग अकाउंट होता है वो जनरली ऐसे पर्सन को ज़्यादा सूट करता है जिनकी एक रेगुलर इनकम होती है। जैसे अगर मैं बात करूं सैलरीड एम्प्लॉयज़ की, तो ऐसे पर्सन जिनकी रेगुलर इनकम होती है वो जनरली क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको कुछ इंटरेस्ट की इनकम भी आ जाती है, तो वहाँ पे कुछ वो इनकम भी जनरेट कर लेते हैं। वहीं अगर मैं करंट अकाउंट की बात करूँ दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, करंट अकाउंट जो होता है बेस्ट सूटेड होता है ट्रेडर के लिए या एंटरप्रेन्योर के लिए। जैसे कि कोई कंपनीज हो गई, फर्म्स हो गई, एलएलपी हो गई, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, जिनको फ्रिक्वेंटली ही अपने अकाउंट को असेस करना पड़ता है, अपने अकाउंट से जो है पैसा विड्रॉल करना पड़ता है, अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है, या बहुत सारी सेल वो करते हैं, उनका पैसा अकाउंट में आता है। तो जब एक एक दिन के अंदर उनको मल्टीपल ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं, चाहे वो कैसा विड्रॉल करना हो या डिपॉजिट करना हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या है, करंट अकाउंट बहुत ही हेल्पफुल रहता है बिजनेस केसेस के लिए। वहाँ पर अगर सेविंग अकाउंट आप जाएंगे तो सेविंग अकाउंट में ये फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं सेविंग अकाउंट को बिजनेस पर्पज़ के लिए डिस्करेज ही माना जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेड ट्रांजैक्शन की। तो सेविंग अकाउंट के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आपके सेविंग पर्पज़ के लिए होता है। तो यहाँ पे आपको लिमिटेड ट्रांजैक्शन ही मिलते हैं करने के लिए। तो वो जो ट्रांजैक्शन होते हैं 3 से 5 ट्रांजैक्शन रहते हैं। अगर आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन से ज़्यादा कर लेते हैं तो आपके ऊपर बैंक जो है वो चार्जेस भी करना शुरू कर देता है। वहीं अगर मैं करंट अकाउंट की बात करूं दोस्तों, तो करंट अकाउंट पे नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन को लेकर किसी भी तरीके की कैप नहीं रहती है, जितने मर्जी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ये बिज़नेस के लिए ही बने होते हैं अकाउंट। तो आप बिज़नेस के अंदर नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन आप जो है डेली बेसिस पर कैश विड्रॉल कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके के और चार्जेस आपको नहीं पे करने पड़ते हैं। वहीं अगर मैं मिनिमम बैलेंस की बात करूं, देखिए दोस्तों, मिनिमम बैलेंस क्या होता है। मिनिमम बैलेंस का मतलब होता है एक मिनिमम अमाउंट तो आपको अपने बैंक के अंदर रखना ही होता है, अगर आप चाहते हैं किसी भी तरीके के पैनल चार्जेस आपके ऊपर ना लगे, कोई पेनल्टी ना लगे, कोई इंटरेस्ट ना लगे, या फिर आप रेगुलर बेसिस पे ही अगर अपना जो मिनिमम बैलेंस है वो मेंटेन नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट ना हो जाए। तो अगर मैं मिनिमम बैलेंस की बात करूं दोस्तों, तो आपको सेविंग अकाउंट के अंदर भी मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। अगर आपका बैंक गवर्नमेंट बैंक है तो वहाँ मिनिमम बैलेंस 15 से 2000 रुपये तक रहता है। वहीं अगर आपका प्राइवेट बैंक है, जैसे आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, इन बैंकों के अंदर जो है मिनिमम बैलेंस 5000 से 10,000 से लेकर 50,000 तक भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है।
तो यहाँ पर भी मिनिमम बैलेंस तो आपको ज़रूर मेंटेन करना पड़ता है। बट अगर आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना के टाइम पे अगर आपके अकाउंट खुले होंगे, उस स्कीम के अंदर आपके सेविंग अकाउंट ओपन किए होंगे, तो वहाँ पर आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट वहीं अगर मैं बात करूँ दोस्तों करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए होता है। तो जब आप कंपेयर करेंगे सेविंग अकाउंट से, तो सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में करंट अकाउंट के अंदर आपको जो मिनिमम बैलेंस है वो हाईयर साइड में रखना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट। और वहीं अगर मैं बात करूँ ओडी फैसिलिटी की, तो सेविंग अकाउंट के अंदर आप जो है ओडी की फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। ओडी फैसिलिटी का मतलब होता है आपका जो अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है उसके अलावा भी आप पैसा निकाल सकते हैं। सपोज़ आपके अकाउंट के अंदर सेविंग के अंदर 1 लाख रुपया है और आप चाहते हैं कि आप 1.5 लाख रुपया निकलवा लें, तो इस तरीके की जो फैसिलिटी होती है वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हम उसको बोलते हैं। शॉर्ट टर्म में हम उसको, शॉर्ट फॉर्म में हम उसको ओडी फैसिलिटी बोल देते हैं। तो सेविंग अकाउंट के अंदर इस तरीके के फीचर आपको जनरली नहीं मिलते हैं। आप जो है उतना ही बैलेंस निकलवा पाएंगे जितना आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, उससे ज़्यादा आप नहीं निकलवा पाएंगे। वहीं अगर मैं करंट अकाउंट की बात करूं दोस्तों, करंट अकाउंट के अंदर जो बैंक्स होते हैं वो आपको ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको ये एक राइट मिल जाता है कि जो आपका वहां पर बैलेंस पड़ा हुआ है उससे ज़्यादा अगर आपको पैसे की ज़रूरत हो तो आप विड्रॉ कर सकें। तो जब आप बिज़नेस के अंदर ऐसा करते हैं, ये फैसिलिटी आपको दे दी जाती है करंट अकाउंट के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपका जो फंड का डेफिशिट है, जो फंड की कमी है, जो आपको बिज़नेस के अंदर यूज़ करना है, उसको मिटिगेट करने में हेल्प मिलती है। तो दोस्तों ये कुछ छोटे से पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट को लेकर। तो आशा करता हूँ इनको लेकर ज़रूर आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको इसका आइडिया नहीं होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।